डॉलर ने तारीख रकम कर दी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 1 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 197 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। नई हुकूमत में डॉलर 14 रुपये 82 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की डबल सेंचुरी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1.5 रुपये का इजाफा हुआ है। इसी तरह ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। तो रुपये की कदर मुसलसल गिरती जा रही है। डॉलर मुसलसल ऊंची उड़ान पर है और आज डॉलर ने तारीख रकम की है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपये 1 पैसे महंगा हुआ है। इसके साथ इंटरबैंक में डॉलर 197 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। नई हुकूमत में अब तक डॉलर 14 रुपये 82 पैसे तक महंगा हुआ है। ओपन मार्केट की बात की जाए तो डॉलर ने डबल सेंचुरी पूरी कर ली है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1.5 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त किया जा रहा है। तो हुकूमत हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि माशी जो तज्ज़ियाकार हैं वो यही कह रहे हैं कि हुकूमत को बड़े फैसले करने होंगे। अभी सूरत हाल ये है कि इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हुआ है, 2 रुपये 1 पैसे। इसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 197 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। जी बिल्कुल, डॉलर मजीद तगड़ा होता जा रहा है और रुपए की कदर में कमी आ रही है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे तारिक गौरी से। जी तारिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, रुपया अपनी कदर खो रहा है और डॉलर दिन बर दिन जान पकड़ता जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह तो यह है कि हुकूमत IMF शराइत पर मनोवन अमल करते हुए सब्सिडीज़ का ख़ात्मा कर दे। और आज के दिन जो मुज़ाकरात होने की तरफ जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी शर्त तो सब्सिडी का ख़ात्मा ही है। इन तमाम सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार भट्ट साहब, जो कि माहिर माशात हैं। शहरियार, ये बताएं कि इस वक्त की सिचुएशन को आप कैसा देखते हैं और इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल तो बहुत वाज़ेह है। जिस तरह से ये हुकूमत आई है और 11 अप्रैल से लेकर अब तक तकरीबन हम देख रहे हैं मुसलसल 9 दिन हो गए कि US डॉलर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और पाक रुपीज़ को गिरावट का शिकार है। इसका एक ही हल है कि हमें IMF के प्रोग्राम में जल्द से जल्द जाना चाहिए और जो सब्सिडीज़ हैं उसका खात्मा करें। IMF की एक बार हमें स्टैंप लग गई, उसके बाद से वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरवाजे हमारे खुल जाएंगे। बताएं कि इसका अभी फौरी तौर पर रुपए को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को कौन सी ऐसी इंपोर्ट्स है जिस पर पाबंदी लगानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा कुछ ट्रेड डेफिसिट जो है उसमें कमी आ जाए? देखिए, फौरी तौर पे तो हुकूमत कोई इकदाम ले नहीं सकती। उसका इम्पैक्ट भी 2 से 3 महीने बाद आता है। अगर आप लग्जरी आइटम्स के ऊपर कुछ बैन करते हैं तो गाड़ियों को कम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें हमारे इंपोर्ट बिल में एक बड़ा जो हिस्सा है वो ऑयल का है। और ऑयल की जो हमारी कंजम्पशन है इस साल तकरीबन 18 से 19 अरब डॉलर का हम ऑयल बाहर से इंपोर्ट करेंगे। और जब तक अगर ये इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी तो मुस्तकिल तौर पर हमारी मईशत जो है वो मुस्तहकम नहीं हो पाएगी। ये एक बड़ा मसला हमारे साथ है। लेकिन साथ साथ हम बहुत सारे फूड आइटम हैं जो कि हम बाहर से मुस्तकिल इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत को उस पर बहुत गहरी नज़र रखनी चाहिए। प्रिया शहरियार भट्ट साहब, जो कि माहिर माशात हैं, हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें बता रहे थे कि इस वक्त रुपए को मुस्तहकम करने के लिए कौन कौन से इक़दाम हैं, जिसमें उन्होंने सरफ़हरिस्त कहा कि IMF प्रोग्राम के अंदर किसी भी सूरत में शराइत को मान कर एक सख्त फैसला करना पड़ेगा हुकूमत को। इसके अलावा जो है जो लॉन्ग टर्म के लिए 3 महीने 4 महीने के लिए उसमें इंपोर्ट में जो लग्जरी आइटम्स हैं उस पर भी कुछ पाबंदियां लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि रुपये में कुछ हद तक रुपया मुस्तहकम हो सकता है और डॉलर की कीमत जो है वो कम हो सकती है। तारिक गौरी हमें अपडेट कर रहे थे। अब सबसे अहम सवाल ये है कि मुल्क की करेंसी की गिरती कदर को कैसे संभाला जाए। डॉलर को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत को IMF से कर्ज मिलने की उम्मीद है और आज से मुज़ाकरात भी शुरू होने जा रहे हैं। मुल्क की करेंसी की गिरती कदर संभालने के लिए अहम फैसले भी ज़रूरी हैं। अब यही सवाल है कि फ़ैसले किए कब जाएंगे। बात कर लेते हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़बीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, पहले से ही ये इतलात थी कि डॉलर 200 तक जाएगा, लेकिन उसकी जानिब से दूसरी जानिब हुकूमती इक़दाम हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी अब तक। बिल्कुल, वो असल में जो फैसले थे वो बहुत सख्त हैं। उससे उनकी मजीद जो जिस वजह से वो हुकूमत में आए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और पिछली हुकूमत ने जो मुख्तलिफ इकदाम लिए थे वो इकनॉमी के लिए सही नहीं थे, माशी हालात के लिए। वही सब उनको इकदाम लेने पड़ेंगे कि इंटरनेशनली जब, जैसे एनालिस्ट ने भी बताया कि इंटरनेशनली जब कीमतें बढ़ेंगी तो हुकूमत के पास कोई चारा का नहीं होगा कि वो पास ऑन करे। इंटरनेशनली जो कीमतें हैं वो 110-113 डॉलर पे चली गई हैं, जबकि हमारी जो फोरकास्ट थी इस पूरे साल के लिए वो 70 से 75 डॉलर की फोरकास्ट थी कि इंटरनेशनल प्राइसेस होंगी। तो आपको जब भी इस किस्म का इकदाम होता है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस प्लस डॉलर रुपीज एप्रिसिएशन, वो दोनों मिलके जो है आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है कि डॉलर जो है वो इसी साल पूरे मतलब माली साल जब स्टार्ट हुआ है
157 रुपीज़ का था, अब वो 197 का हो गया। मतलब तकरीबन 40 रुपीज़ जो हैं, जब वो एक साल में डॉलर निकल जाए, तो एक अगर प्रीवियस कंपैरिजन किया जाए तो हर साल 5-5 रुपये या 6 रुपये गिरता था, लेकिन वो एक साथ अगर 40 रुपीज़ है तो वो दोनों चीज़ों पे प्रेशर आएगा, हुकूमत के ऊपर भी, आवाम पे भी, और जो है वो हमारे रिजर्व के ऊपर भी। जी अच्छा, हारिस में ये भी कहिएगा कि ऐसी क्या हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है कि आवाम पर भी बोझ ना पड़े और रुपया भी तगड़ा हो जाए? बिल्कुल ऐसी कोई, मतलब हमारे पास कोई इस तरह से, हम उस तरह से नहीं करते, नहीं, क्योंकि अब आप देखें ना, सीधी सी बात है कि हम पेट्रोल और डीजल के ऊपर अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है, वो 86 रुपीज़ की सब्सिडी दे रहे हैं और 30 रुपीज़ की सब्सिडी पेट्रोल की। अगर तो आप हाफ भी अगर पास ऑन करते हैं तो सब्सिडी का एलिमेंट कम होगा, लेकिन हम पे और आप पे जो है वो प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि हम रोजाना जो अगर 150 रुपये का पेट्रोल बढ़ाते हैं, या मोटरसाइकिल वाला 1 लीटर 150 रुपये में बढ़ाता है, तो उसको 175 रुपये का पड़ेगा, तो वो आवाम के ऊपर जाना ही जाना है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ना ही है। और अगर डीजल पे लाजमी के बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट, फूड प्लस ट्रांसपोर्ट, तो खाने पीने की सब अशिया भी महंगी होंगी। अच्छा हारिस, इससे पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये एक पॉइंट था कि फैसले इस हुकूमत को जल्दी करने चाहिए थे। हमारे साथी मौजूदगी का यही सवाल करते हैं माशी माहिर फ़हद रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद साहब, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे आप, जो डॉलर की सूरत हाल चल रही है, हुकूमत के पास क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि मईशत भी संभल जाए और दूसरी जानिब आवाम पर भी बोझ है वो कम से कम पड़े? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो हमें समझने की जरूरत है कि पीकेआर जो कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट कर रहा है, इसके दो एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट तो बिल्कुल ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, मार्केट्स को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि गवर्नमेंट का टेन्योर कब तक रहेगा और आईएमएफ के साथ जो डिस्कशंस हैं वो किस तरह चलेंगे और किस तरह ये पेट्रोलियम प्राइसेस की जो मसले हैं वो हल होंगे। बट इसका दूसरा एंगल जो है वो ये है कि डॉलर ना सिर्फ पाकिस्तान बट दुनिया की दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट भी जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी को रिस्क है। तो पाकिस्तान का जो इवेल्युएट करने का तरीका अगर हम देखें रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से कि पीकेआर होना कहाँ चाहिए, तो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अभी 95 के अराउंड ही है और आईएमएफ प्रोग्राम में हमने देखा है कि 95 से 100 के बीच में ही रहता है। तो हम ये कहना कि पाकिस्तान के जो रुपया है वो बहुत ओवरली डेप्रिशिएट हो गया है, ऐसा नहीं है। हम करीबन फेयर वैल्यू के करीब हैं। अगर हमारा जो आईएमएफ प्रोग्राम है वो हो जाता है सक्सेसफुली तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बट बहुत मैसिव चेंज जो है वो इसमें नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल था आवाम पे जो है वो बोझ ना पड़ने का, तो उसका एक ही तरीका समझ आता है कि जो जैसे हमारा एहसास प्रोग्राम है या इस तरह मैकेनिज्म बना के टारगेटेड सब्सिडीज देनी चाहिए, ना कि ब्लैंकेट सब्सिडीज जो कि जाहिर है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा रही हैं और हमारी जो आईएमएफ के साथ डिस्कशंस हैं उसको भी डिरेल कर रही हैं। सही। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल साहब भी। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जैसे कि पिछली हुकूमत ने भी कहा था महंगाई ग्लोबली बढ़ रही है इसलिए पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, और जैसे कि अभी फ़हद रऊफ साहब ने भी कहा कि महंगाई ग्लोबली बढ़ेगी, डॉलर की कदर में ग्लोबली इजाफा हो रहा है, तो अब क्या सिचुएशन होगी कि महंगाई मजीद बढ़ेगी और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें किस तरह की शराइत पर अमल दरामद करना चाहिए, कैसे मुज़ाकरात होने चाहिए आईएमएफ से? देखिए, पाकिस्तान में महंगाई भी ज़्यादा है बट दूसरे ममालिक से तनासुब ज़्यादा है। दूसरे ममालिक में भी महंगाई है, बांग्लादेश में भी है, तो इंडिया में भी है, बट हमारे यहाँ ज़्यादा है क्योंकि करेंसी ज़्यादा गिर रही है, इकोनॉमिक बंदी हुई है। दूसरी तरफ हमारी करेंसी दूसरी करेंसी से ज़्यादा गिर रही है। बिल्कुल डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है जिसका करेंसी बढ़े, बट हमारा इम्पैक्ट ज़्यादा है। जवाब दूसरा आपका सवाल है कि ये किस तरह होगा। देखिए, इसका हल यही है कि हमें बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फिस्कल साइड पे खर्चों को भी कम करना पड़ेगा, टैक्सेस को भी बढ़ाना पड़ेगा, मॉनेटरी साइड पे भी टाइटनिंग करनी पड़ेगी। और उसका हल वही है जो आईएमएफ कहता है कि हमें करेंसी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। और आज जो रुपया गिरा है उसका एक रीज़न ये भी है कि हमने देखा है माजी में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कि जब भी हुकूमत आईएमएफ मुज़ाकरात होते हैं तो करेंसी गिरती है, क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन होती है, क्योंकि करेंसी गिरने से आपका जो इम्पोर्ट बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल में हल यही है कि आईएमएफ के साथ एक बेहतरीन पैकेज तलाश किया जाए और वो प्रोग्राम में जाकर जो टाइटनिंग है वो की जाए, क्योंकि अभी महंगाई हो जाएगी शॉर्ट टर्म में, वो बेहतर है रादर देन वो महंगाई आगे जाके बहुत ज़्यादा हो।
जिस तरह हमने दूसरे ममालिक में देखा। अच्छा सुहेल साहब, ये फरमाएगा, इससे पहले हम देख रहे थे कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उन पर तनकीद की जाती थी कि IMF के पास लेट गए हैं। अब ये हुकूमत आई है, हम ये भी देख रहे हैं कि हर सतह पे फैसले जो हैं वो डिलेइंग में हैं। तो क्या समझते हैं अगर फैसले जल्दी कर लिए जाते सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी? दोनों ने बिल्कुल गलती की थी, बट ये है कि उन्होंने काफी अर्से प्रोलॉन्ग कर लिया था। असद उमर साहब वजीर खजाना थे, वो कोई साल के बाद वो फैसला किया था। ये हुकूमत का भी 1-1.5 महीना हो गया है। बजाय लग रहा है कि 1 महीने के बाद अभी कोalition पार्टनर्स की जो कल मीटिंग हुई है, इतला की है कि वो राजी हो गए हैं। तो अब ये देखना है कि मिस्टर साहब गए हैं, वहाँ से वो लिस्ट लेके आएंगे प्रायर एक्शन की, फिर वो आके डिस्कस करेंगे। तो ये मसला फौरन हल होने वाला नहीं है IMF का, और जो डिले हो गया है, बट अभी भी जो IMF कह रहा है उसको अमल दरामद करना चाहिए, और जो भी सख्ती है या कड़वे घूंट है उसको फौरन पी लेना चाहिए। जितना जल्दी सख्ती की जाएगी उतना जल्दी ओवरऑल इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सकती है। ठीक है, तो सख्ती ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल माशिद तजकर हमारे साथ मौजूद थे, फहाद हाउस सब्जे में ज्वाइन किया था, और हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म को सिंध की इंतज़ामी और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शरपसंद अनासिर को कराची का अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुलाकात में इतफ़ाक़ हुआ कि कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। जी यासिर, बताएगा मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुलाकात की है, और मुलाकात में वज़ीर आज़म को वज़ीर आला की जानिब से सिंध की इंतज़ामी अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। वज़ीर आज़म को कराची में गुज़िश्ता दिनों रूनुमा होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात पर भी ब्रीफिंग दी गई है, और अब तक जो दहशतगर्दी के वाक़यात में जिन लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया गया है, इस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। तमाम तक जो शहर के कैमरे हैं, सिक्योरिटी कैमरे, उनके ज़रिए से भी तमाम मालूमात भी जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं दहशतगर्दों के हवाले से, और जल्द जो है जो दहशतगर्द हैं उन तक जो है वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को बताया गया है कि उन तक पहुँच जाएगी सिंध हुकूमत जो है। दूसरी जानिब सरपसंद अनासिर को कराची का अमन व अमान ख़राब करने की किसी सूरत भी इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से ये मुकालमा किया गया है वज़ीर आला सिंध से, और मुलाकात में इस बात पर इतफाक किया गया है कि कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है वो भरपूर ताउन से काम जो है वो जारी रखेंगी, और दोनों सूबाई हुकूमत और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत मिलकर जो तरक्याती काम है उनको तेज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आपने तफसीलन अपडेट किया। PTI रहनुमा शफकत महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अखलाकियात की बुनियाद पर फैसला करता है, और वो ये कहता है कि ये जो भगौड़े लोटे हैं इनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा, और इलेक्शन कमीशन को ना नेशनल असेंबली के मेंबर का भागना नज़र आता है, गद्दारी नज़र आती है, लोटाक्रेसी नज़र आती है, और अभी तक तो प्रोविंशियल असेंबली की भी नज़र नहीं आ रही। और वो जो आज की डेट थी और पता लगा कि जी वो डेट लंबी कर दी। सो मकसद ये है कि यह क्या गूंगे हैं, ये बहरे हैं इलेक्शन कमीशन, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुदा न खास्ता, मैं उसकी ज़ात की बात नहीं करता, लेकिन अमली तौर पे अंधा है कि उसको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाना चाहिए, तो इसलिए कहते हैं कि जो सारी दुनिया को यहाँ है, जो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ है, सबको पता है जिस चीज़ का, उसकी खबर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक नहीं पहुँचती। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक साफ़ और शफाफ इंतखाबात में है, और उसमें मैं डिटेल देता हूँ आगे जाके। लेकिन क्या इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए साफ़ और शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और वो उनके जो फ़ैसला उन्होंने नेशनल असेंबली मेंबर्स के सिलसिले में किया और जब बाकी किया वो उससे अया हो रहा। अब आ जाते हैं जी ये लूली लंगड़ी जो हुकूमत। जब ये फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो उसके बाद मिल बैठे और मिल बैठ के इन्होंने अखबारात के मुताबिक फ़ैसला किया कि जी हम अगले
1.5 साल और हुकूमत चलाएंगे। कुछ खुदा का खौफ करो कि आपकी मेजॉरिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, शायद कोई एक आधा वोट आगे पीछे है। आपने क्या फ़ैसले करने हैं पाकिस्तान के लिए? आप इतनी 1.5 महीने से बैठे हैं, 1.5 महीने से क्या कर लिया है आपने? कौन सी बेहतरी जो है आपने की है पिछले 1.5 माह में? कौन सी ऐसी पॉलिसी दी है 1.5 माह में सिवाय इसके कि आपने अपने गुनाहों को धोने की कोशिश की है? सिवाय इसके कि आपकी ख्वाहिश है कि नैब का कानून जो है और ये जरदारी और शरीफ और ये सारे एक ही जैसे हैं, सब पे अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लोगों को पता है। अगर शहबाज शरीफ के नौकरों के अकाउंट में से 16 अरब रुपया निकल रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास इंसदादे पोलियो के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। हालिया पोलियो केसेस का रिपोर्ट होना तशवीशनाक है, ये कहना है शहबाज शरीफ का। मोहलिक बीमारी के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ये भी कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से। वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। तो पोलियो मुहिम का भी आगाज़ हो चुका है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इंसदादे पोलियो के हवाले से हिकमत अमली पर उन्हें ब्रीफ किया गया। हालिया पोलियो की केसेस का रिपोर्ट होना तशवीशनाक है, शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मोहलिक बीमारी के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और इसके साथ वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ भी किया, जिसके मनाज़िर आप मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। तो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इंसदादे पोलियो के हवाले से हिकमत अमली पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। पंजाब का आइनी सियासी बहरान, पंजाब गवर्नर से महरूम है, आइनी ओहदा बदस्तूर खाली है। पंजाब में ताहाल सूबाई काबीना भी तश्कील ना दी जा सकी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी गवर्नरशिप का चार्ज नहीं लिया। गवर्नर ना होने के बायस काबीना से हाल्फ लेने वाला भी कोई नहीं है। पंजाब का आइनी और सियासी बहरान, पंजाब गवर्नर से महरूम है, आइनी ओहदा बदस्तूर खाली है। पंजाब में ताहाल सूबाई काबीना भी तश्कील ना दी जा सकी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी गवर्नरशिप का चार्ज नहीं लिया। गवर्नर ना होने के बायस काबीना से हलफ लेने वाला कोई नहीं है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में मामला मजीद उलझ गया है। 25 मुनहरिफ अरकान निकलने के बाद हमजा शहबाज के पास 172 वोट हैं। अरकान की नाअहली पर पीटीआई और इत्तेहादियों के पास 173 अरकान है। दादोशुमार के लिहाज से तहरीक इंसाफ को 1 वोट की बरतरी हासिल है। तो 25 मुनहरिफ अरकान निकलने के बाद हमजा शहबाज के पास 172 वोट हैं, जबकि तहरीक इंसाफ को 1 वोट की बरतरी हासिल है। तो सब नजरें हैं इलेक्शन कमीशन पे, क्या फैसला होता है। आपको बताते चलें कि पंजाब में सियासी बहरान जो है वो अभी भी बरकरार है। इसी पर बात कर लेते हैं। प्रोफेसर हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इन मामलात को, और नजरें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पे हैं? देखिए, ये बहुत ही गैर यकीनी एक सूरत हाल पंजाब में इस वक्त मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट के कल के जजमेंट के बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि तवज्जो जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ है, क्योंकि उन्होंने फैसला करना है कि क्या इन अराकीन जिन्होंने वोट दिया था हमजा के लिए, ये डिफेक्शन क्लॉज इन पे अप्लाई होती है, ये डिफेक्टर हैं कि नहीं है, ये डिक्लेयर करना है इलेक्शन कमीशन ने। तो अगर इलेक्शन कमीशन उनको डिफेक्टर डिक्लेयर कर देता है इस कानून के तहत, तब फिर एक गैर यकीनी सूरत हाल ये पैदा हो जाती है कि जो पंजाब की मौजूदा हुकूमत है उनके पास मेजॉरिटी जो है वो मौजूद नहीं होती। लेकिन उसमें डायलमा ये है कि इस वक्त पंजाब में कोई गवर्नर नहीं है जो उनको ये कह सके कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और PMLN की कोशिश यही है कि वो मुकर्ररा वक्त निकल जाए और किसी न किसी तरीके से PMLN का गवर्नर आ जाए, तब उसके बाद वो गवर्नर चूंकि PMLN से होगा तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मुतालबा पंजाब की हुकूमत से नहीं करेगा। लेकिन तो ऐसा ही सूरत हाल अगर पैदा हो भी जाए कुछ वक्त के साथ, तब भी एक गैर यकीनी सूरत हाल। प्रोफेसर साहब, कतला कलामी के लिए माजरत ये भी कहिएगा कि अगर सूरत हाल को इस तरह हम देख लिया जाए कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो अगर चार्ज संभाल लेते हैं कायम मुकाम गवर्नर का, तो फिर सूरत हाल कैसी होगी? देखिए, अगर वो कायम मुकाम गवर्नर का जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, तब वो जो है गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का
वो कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए गवर्नर या कायम मुकाम गवर्नर का होना जरूरी है। अभी तक तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन अगर वो फैसला कर लेते हैं, एक तरफ तो सबसे पहले तो जरूरी इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन अपना फैसला दे। उस फैसले के बाद अगर सिचुएशन बनती है और एक्टिंग गवर्नर जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, तब एक्टिंग गवर्नर को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो हुकूमत को कहे कि आप असेंबली में अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाएं, और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना जो है पंजाब की हुकूमत के लिए नामुमकिन हो जाता है अगर ये 25 मेंबरान डिफेक्टर डिक्लेयर हो जाएं। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हसन अस्करी साहब। हमें माहिर कानून अजहर सदीक ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अब ये मामला आइन और कानून की रूह से क्या रास्ता इख्तियार कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कल का जो फैसला है दैट इज वेरी क्लियर। हम उसको शायद वो राय समझना चाह रहे हैं, वो राय नहीं है, वो दैट इज अ डेक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आइन के आर्टिकल 184(3) को अगर सामने रख के देखें तो वो बाकायदा डेक्लेरेशन है और वो बाइंडिंग है ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऊपर बल्कि तमाम इदारों के ऊपर। और उसमें बड़ी वजाहत के साथ कह दिया है कि वोट काउंट ही नहीं होगा। तो हमजा शरीफ, चूंकि ये पिटीशन फाइल हुई है मार्च के एंड से, बाकायदा सदारती रेफरेंस भी आया है, तो जो ये कह रहे हैं कि इसका इतलाक नहीं होगा, ये बाजी का तो इशू ही नहीं है, ये तो हालिया इशू है और इसका इतलाक मैं समझता हूँ हो चुका है। और मेरी राय के मुताबिक हमजा शरीफ जो है वो इस वक्त वजीर आला पंजाब नहीं रहे हैं और मामला चला जाएगा 14 तारीख के लिए ही, 14 या 16 तारीख को जिस दिन इलेक्शन हुए थे उस दिन दोबारा नॉमिनेशन पेपर या दोबारा इलेक्शन होंगे, जिसमें चौधरी परवेज राही और हमजा शरीफ जो है वो दोनों कैंडिडेट दे बोथ कैन कंटेस्ट। लेकिन अगर कोई ये समझी बैठा हुआ है कि ये मामला एतमाद की तरफ लेके जाना है, एतमाद में तो हालात बहुत खराब इस कॉन्टेक्स्ट में जाने हैं कि जब अपना गवर्नर या एक्टिंग गवर्नर कहते हैं एतमाद का वोट लेने के लिए, तो उस चीज को सामने रखते हुए 186 वोट लेने पड़ेंगे। 186 वोट तो इनके पास मौजूदा हालात के अंदर है नहीं और अल्टीमेटली वज़ारत आला से चले जाएंगे। और जो है ना अगली ऑप्शन फिर हो सकता है कि तो मेजोरिटी यहाँ पर नहीं है किसी के पास, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाए। मैं नहीं समझता कि उस हद तक जाने की जरूरत है। आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 के तहत मौजूद है कि जिसके पास सिंपल मेजोरिटी है, जिसके पास भी ज्यादा मेजोरिटी होगी वो जो है बिल्कुल ठीक है, वो वज़ारत आला या हुकूमत बनाने की पोजीशन में यहाँ पे आ सकता है। सब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, आपको एक और अहम खबर से अपडेट करते चलें कि उमर सरफराज चीमा को गवर्नरशिप से हटाने का ये मामला है। उमर सरफराज चीमा का काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज करने का अहम फैसला सामने आया है। आईनी माहिरीन ने वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के खिलाफ पटिशन भी तैयार कर ली है और उमर सरफराज चीमा की जानिब से आज पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत बताएगा। बिल्कुल, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा जिनको गवर्नरशिप के ओहदे से वफाकी हुकूमत बरतरफ कर दिया था और काबीना डिवीजन के एक नोटिफिकेशन के जरिए जो है उनको पंजाब की गवर्नरशिप से हटा दिया गया था और गवर्नर पंजाब को जो है गवर्नर हाउस में रोकने से के लिए जो है वो गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भी भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। अब उन्होंने काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है। उमर सरफराज चीमा काफी दिनों से जो है वो आईनी माहिरीन के साथ मुशावरत कर रहे थे और आज हतमी तौर पर वो ड्राफ्ट जो है वो पिटीशन का तैयार कर लिया गया है, जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है। इस पिटीशन के जरिए काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन को जो है वो चैलेंज किया जाएगा, उसे जो है वो खिलाफ रूल्स करार दिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए सदर ममलकत की जो है वो रजामंदी और जो तरीकाकार है उसको इख्तियार नहीं किया गया। ये पिटीशन में तय की जाएगी और साथ ही जो गवर्नर हाउस में उमर सरफराज चीमा का दाखिला रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई है, इस मामले को भी इस पिटीशन का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो यूं एक और आईनी बहास जो है वो खुलने जा रहा है और जो गवर्नर को बरतरफ किया गया है चीमा की जानिब से आज पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। तज्जियाकार हसन अस्करी ने हमें ज्वाइन किया हुआ था और अजहर सदीक माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। कराची में आज भी शदीद गर्मी है। शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि सिंध के बेशतर इलाकों में हीट वेव है। सूरत हाल क्या है जानते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सालिहा फरोज खान से। सालिहा बताएगा।
जी जनाब, शहर क़ायद का मौसम गर्म और खुश्क है और गुज़िश्ता एक हफ़्ते से शहर क़ायद में शदीद गर्मी हो रही है। ना कि सिर्फ कराची में, कराची समेत सिंध में भी हीट वेव का राज है और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई थी। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 40% है, जबकि शहर में मगरिब के सिमत से हवाएँ चल रही हैं खुश्क और इसकी रफ्तार है 11 नॉट। आहिस्ता आहिस्ता दिन ढलने के साथ साथ शहर में हवाओं की सिमत जो है वो तब्दील होकर जुनूब मगरिब हो जाएगी और ये समंदरी हवाएं होंगी। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर क़ायद का मौसम यूं ही गर्म रह सकता है, मतलब मुकम्मल तौर से साफ़ है। महकमा मौसमियात का मज़ीद ये भी बताना है कि शहर क़ायद में कल तक यूं ही गर्मी का राज रहेगा। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है मौसम की वो शदीद गर्म है। कराची शहर में कल तक जुज़वी हीट वेव था, लेकिन सिंध में मुकम्मल तौर से हीट वेव बरकरार है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि सिंध में जो गर्मी का राज है वो कल तक यूँ ही बरकरार रह सकता है और मुकम्मल तौर से मतलब वहाँ पर भी साफ़ रहेगा। बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। जी। इस्लामाबाद मागला हिल्स पर आग लगाकर टिकटॉक वीडियो शूट करने का मामला, वीडियो शूट करने वाली मॉडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना कोहिसार पुलिस ने मॉडल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। FIR असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोटेक्शन शोबा माहौलियात एजाजुल हसन की मदयत में दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक FIR के इंदराज के बाद मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं।